अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और बात शुरू करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी से। जी हां, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कौन नहीं जानता। बिल्कुल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, उसके अलावा भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है, या कह लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी को हेड करते हैं। इनके फादर आजकल यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, उससे पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बेनजीर भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर रही पाकिस्तान की, उनके बेटे हैं, और जुल्फिकार अली भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर है, जिन्हें फांसी लगाई गई थी। जाहिर है कि अब 50 साल बाद कहा गया कि वो फांसी गलत लगी थी, उनके नवासे हैं। और इस वक्त कश्मीर को अपना बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो खैर गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शंस कराए गए, इलेक्शंस के नाम पे जो कुछ हुआ, उसमें पीपल्स पार्टी को जितवाया गया। इस बार जो है कश्मीर यानी आजाद कश्मीर पीओके में जो कई दोस्त हमारे जो पीओके कहते हैं, उसमें जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके लिए कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि सीट्स उनको मिल जाएं, लेकिन मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जाहिर है कि जो करता धरता है या जो इलेक्शंस में जितवाते हैं या हरवाते हैं, वो इस वक्त पीएमएलएन का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलावल साहब ने एक वीडियो पैगाम भी दिया है, जरा वो सुन लेते हैं और देखते हैं कि किसकी उल्टी गिनती शुरू करवा रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ, टिक टॉक और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आजकल हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको टिकटॉक पे या कह लीजिए कि इस तरह की वीडियोस बनाने का बड़ा शौक चढ़ा है। वैसे तो खैर अच्छी बात है, चलो नई नई चीजें सीखनी चाहिए और करनी भी चाहिए, लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पीएमएलएन यानी कि शहबाज शरीफ साहब की उल्टी गिनती शुरू करवा चुके हैं। और उनका कहना है कि अब शहबाज शरीफ साहब का चल चलाव है और वो उल्टी गिनती पीएमएलएन की गवर्नमेंट के लिए, जिसके वो खुद भी मेंबर हैं। और जाहिर है कि कोलिशन की गवर्नमेंट बनी हुई है, कभी भी कोई हुकूमत अपने आप तो पाकिस्तान में ना आ सकती है और ना जा सकती है। तो इसलिए जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पीएमएलएन का भी रोल रहा है। और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो एक तरह से शहबाज शरीफ साहब की उल्टी गिनती गिन रहे हैं। और उनका कहना यह है कि बस इनकी सल्तनत या इनका जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों का कहना है शहबाज शरीफ साहब का बैक पैक हो गया। वैसे इनका बैक पैक तो जिस दिन ये आए थे उसके दूसरे दिन से लोग पैक कर रहे थे, और किसी ना किसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो है बूट पॉलिश कर करा के जो इमरान खान इन्हें चेरी ब्लॉसम कहा करते थे, अभी तक टिके हुए हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो लग यही रहा है कि शायद मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट या कह लीजिए कि भाई लोग की तरफ से इशारा हो गया है, और इसीलिए जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि वैसे तो ये कोशिश की जा रही है कि सिस्टम को ये कह करके जी सिस्टम तो काम ही नहीं कर रहा है, फेल हो गया करके एक बार फिर पाकिस्तान में वही निजाम लाया जाए जो जनरल परवेज मुशर्रफ या ज़ियाउल हक या उससे पहले डिक्टेटर्स ने रखा। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि जी अब वो सब कुछ इतना आसान नहीं हो पाएगा, इसलिए कि आसिफ अली जरदारी जो कि बिलावल साहब के फादर भी है, उनका ये कहना है कि जी मैं अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनते देखना चाहता हूँ। और कई लोगों का ये कहना है कि जी पूरा पिंड भी अगर मर गया तब भी इन्होंने चौधरी नहीं बनना। लेकिन खैर चीमा साहब भी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आप लोग भी खैर चीमा साहब के पीछे पड़ जाते हैं। ये नहीं हो सकता, ये किसी कीमत नहीं हो सकता कि इलेक्शंस जो है वो ना हो। इलेक्शंस होने ही होने हैं। ये इलेक्शंस होंगे। सो मुझे लगता है कि अगर लोग सड़कों पे नहीं गए और अल जजीरा वहां पे कवर करने चला गया, गवर्नमेंट कहती है कि भाई अल जजीरा बायस दिखा रहा है, ये सिर्फ उन जगहों पे गया जहां पे लोगों ने ज्यादा बाइकआउट किया या लोग सड़कों पे नहीं थे, ये उन जगहों पे नहीं गया जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये सिलेक्टिव पिक्चर दिखाई गई है। तो ये कह सकते थे कि पार्शियल ब्लॉक जो है वो बाइकआउट है, बाकी लोग वोट डाल रहे हैं। वो जो पीपल्स पार्टी की क्यादत उधर बैठी हुई है या नून लीग की क्यादत वहां पे जाती है, अब इसमें फायदा क्या है? अब इंडियंस देख रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया ने कभी इतना कमजोर पाकिस्तान का केस कश्मीर के ऊपर देखा होगा। वो समझते हैं ये बड़ा जबरदस्त है।
वो कह रहे हैं कि ये केस तो बड़ा जबरदस्त है, हमें तो इन चीजों में जाना चाहिए। वो अब इस चीज में है। सो मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं पे ये जो माइंडसेट है, अब इंडिया का माइंडसेट ये है कि हम कामयाब हो गए, कि जो हमने स्टेटस 370-35A का रिवोक किया था, उसके बाद इंडियन खुद ही सड़कों पे आ गए हैं कि ये पाकिस्तान हमारा केस नहीं लड़ सकता, अब हमें चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए, और हमें ये जो पाकिस्तान से माइक्रो मैनेजमेंट है वो नहीं होनी चाहिए, और हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ जाना चाहिए। नाउ दैट इज द पॉइंट। इस पॉइंट को लेके कश्मीरी कहीं ना कहीं के ऊपर सामने आ रहे हैं, मेरी जाती ऑब्जर्वेशन ये है। इस पॉइंट को लेके कश्मीरी सामने आ रहे हैं कि पायना है थोड़ा जिहा सानू हुण साडा हाथ उत्ते आ गया, अब हम आगे आ गए, अब हम पीछे नहीं हटने वाले। बहरहाल देखते हैं कि ये क्या किधर कैसे ये चीज़ बनती है, लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली एंड कैन एक्सप्लेन यू कि अल जज़ीरा को बैन करना या अल जज़ीरा की वो वेबसाइट को थोड़ा डाउन कर दिया गया होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं हूँ इस्लामाबाद के अंदर, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन अ वे। व्हाट आई कैन एक्सप्लेन इज कि कोई ज़रूरत नहीं होती बैन करने की। बैन करने से आप क्या करेंगे? देखिए चीमा साहब, आप इस्लामाबाद में नहीं है, बहुत अरसे से आप अमेरिका हैं, बिल्कुल सही बात है, और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि आप बता नहीं सकते कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है या पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अल जजीरा को बैन किया गया है या नहीं, आपको नहीं पता क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं हैं। तो भाई ऐसे तो आप भारत में भी नहीं होते, लेकिन आप भारत के बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं और अपनी तरफ से बिल्कुल क्लेम भी कर रहे होते हैं। आप तो अमेरिका और ईरान की वॉर के बीच में जो कुछ चल रहा है आप ईरान का भी बताते हैं, बल्कि सारी दुनिया में जहां जहां कुछ हो रहा होता है बताते हैं। तो मेरा ख्याल है वहां पर होना जरूरी नहीं है, वहां से न्यूज जो है वो जरूर आप निकाल सकते हैं या बता सकते हैं। बिल्कुल अल जजीरा को डाउन किया गया है और उसकी रीजन यही है कि उन्होंने कश्मीर, आजाद कश्मीर या पीओके के बारे में जो न्यूज दी थी वो जाहिर है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को इजाजत नहीं है दिखाने की, और जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, उनको वहां जाने नहीं दिया जा रहा। अगर वो जाने की कोशिश भी करते हैं तो उनको वापस भेजा जाता है, उन्हें अरेस्ट किया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि मेरी कई जर्नलिस्ट जिनका कश्मीर से ताल्लुक है उनसे बात हुई है और उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई वो हमें ना जाने दे रहे हैं, ना रिपोर्टिंग करने दे रहे हैं, और ऐसा होता हुआ भी देखा गया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने वीडियो भी लगाई है सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके, जिसमें वो कश्मीर में जाने की या दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और उनको फोर्सेस जो है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले उनको रोक रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है, कई जगह से वीडियोस जो है वो लगाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि किस तरह से लोग क्या कुछ कर रहे हैं। जहां तक बिलावल साहब की बात है तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि बिलावल ने अपना मुंह इतना पतला कैसे कर लिया, भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो अगर कोई तरकीब किसी को पता है कि बिलावल साहब ने क्या किया तो हमें भी बता दीजिए, हम भी थोड़ा ऐसे करके दिखना चाहेंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये तो खैर एक अलग बात है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि बिलावल साहब ने जो कहा है कि जी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये हो गया है वो हो गया है, तो इससे ये इशारा तो मिल ही रहा है कि कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान में अब सिस्टम या कह लीजिए गवर्नमेंट चेंज होने का वक्त आ गया है। जो लोग पीएमएलएन के हैं वो जाहिर है वो बहुत नाराज हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे, क्योंकि जाहिर है इनकी तो अब डब्बा पैक होने वाला है। लेकिन ये तो इनको पहले दिन ही पता होना चाहिए था कि कौन सी हुकूमत है जो बड़े लंबे अरसे चलती है, हर किसी को लाते हैं और उसके बाद निकाल भी वही देते हैं जो लाए होते हैं। इस वक्त भी ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या बिलावल साहब आ पाएंगे या नहीं, ये जरूर एक बहुत बड़ा सवाल है और कई लोगों का ख्याल है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोहसिन नकवी उनको भी जो है वो बेटा बना रखा है आसिफ अली जरदारी साहब ने। तो मेरे ख्याल उनका ये बेटा नहीं, उनका वो बेटा जो है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने की तैयारी की जा रही है, और जाहिर है कि सदर बनने की तैयारी कौन कर रहा है, जी इनके अब्बू जी। तो अब देखते ये हैं कि जी क्या करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे जो मर्जी आप किसी भी फील्ड में चले जाए, सबका जो है वो इस वक्त डब्बा पैक ही हुआ है। इकोनॉमी की भी वो हालत है कि जगह जगह पे पैसा मांगते घूम रहे हैं,
لیکن بات ساری وہی ہے کہ جیسے نخرہ جو ہے یا انداز جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کسی طریقے سے ہم اسے کم کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے جو منسٹرز ہیں یا جو سرکاری ملازم ہیں ان کو جس طرح سے نوازا جا رہا ہے, جس طرح سے ان کے اوپر پیسہ اڑایا جا رہا ہے, وہ سبھی کے سامنے ہے. کوئی جہاز خرید رہا ہے تو کوئی گاڑیاں خرید رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے, اور عام آدمی جو ہے وہ بیچارہ بھوکوں مر رہا ہے. اور اس سے ان پالیٹیشینز کو, چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہو, چاہے مریم نواز ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ان میں سے کسی کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ لوگ اپنا یہاں پر عیش کرتے ہیں, اپنے کرپشن کر کے پیسہ ایسا بنا کے پروٹوکول لے کر اس کے بعد یہ کہیں نہ کہیں باہر گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں, ایسی کنٹریز میں جاتے ہیں کہ جہاں پر شاید کسی نے کئی بار ان کنٹریز کا نام بھی نہ سنا ہو, لیکن یہ سوچتے چلو وہاں بھی ایک چکر لگائی آتے ہیں. اور باقی یورپ, امریکہ, کینیڈا اور اس طرح کی کئی کنٹریز, گلف کنٹریز کو تو ان لوگوں نے ویسے ہی مذاق بنا رکھا ہے. تو یہ عام آدمی جو ہے, پاکستان کی جو پاپولیشن ہے یا جو پبلک ہے, وہ بیچاری تو یہاں صرف مار کھانے کے لیے, ڈنڈے کھانے کے لیے, بھوکا مرنے کے لیے, جاب لیس ہونے کے لیے, یہ جو ٹیئر گیس وغیرہ پھینکتے ہیں اس کو بھگتنے کے لیے, گولیاں کھانے کے لیے, مرنے کے لیے ہی یہاں پر موجود ہے. اس لیے کہ انہی کی حالت دکھا دکھا کر یہ تمام دنیا سے پیسہ مانگتے ہیں. کبھی کہیں گے کہ جی ارتھ کوئک آ گیا, کبھی کہیں گے فلڈ آ گیا, کبھی کہیں گے کووڈ آ گیا, کبھی کہیں گے پولیو آ گیا. یہ کہہ کر ساری دنیا کے آگے یہ کٹورا لے کے گھومتے ہیں, اور انہوں نے سب کو جو ہے بھکاری بنا دیا. ویسے تو خیر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں بہت برا لگتا ہے جب فیلڈ مارشل کے ساتھ جا کر یہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے آگے جھولی پھیلاتے ہیں یا کٹورا رکھتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ پیسہ دے دو. تو شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں بہت شرم آتی ہے. سر, جن کو شرم آتی ہے نا وہ پھر کام کرتے ہیں, وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے کام کر سکیں, اپنے گھر چلا سکیں, اپنی کنٹری چلا سکیں, اور بار بار دوسری کنٹریز کے آگے نہ جائیں. جو بار بار آپ جاتے ہیں نا, جو آپ 26ویں بار IMF تک پہنچے ہیں, یہ وہی لوگ جاتے ہیں جن کو بیٹھے بیٹھے کھانے کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ کا کیا لینا دینا بھائی, آپ IMF سے پیسہ پکڑیں گے, اس کے بعد کچھ سال یہاں پر پرائم منسٹر یا کوئی بھی سیٹ لے کر بیٹھے رہیں گے, پروٹوکول لیں گے, اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے وہیں لندن میں یا امریکہ میں یا کسی جگہ جہاں آپ لوگوں نے اپنے اپارٹمنٹس لے رکھے ہیں, کارنر کے پلاٹ, اور بہت کچھ آپ نے وہاں بنا رکھا ہے. جس طرح کے سوٹ آپ لوگ پہنتے ہیں, جس طرح کی ٹائی آپ لگاتے ہیں, اس میں تو حسن نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ 500 بچیوں کی شاید شادیاں ہو جائیں. تو یہ والے خرچے جو ہے وہ تو آپ کے یہ پاکستان کے عوام کا خون پی کر ہی یہ خرچے آپ پورے کر سکتے ہیں نا, اپنے کمائی سے تو آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. اور یہی حال بلاول صاحب کا ہے, ان کے بھی جو خرچے ہوتے ہیں اور ان کے بھی جو منسٹرز ہیں یا ان کی پارٹی کے بھی جو لوگ ہیں جو لاکھوں کے خرچے کرتے ہیں, اور کیا کہاں کہاں گھومتے ہیں, کون کون سی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, کہاں کہاں ان کی پراپرٹیز ہیں, یہ سب کچھ بھی تبھی ہو پائے گا نا جب یہاں کے لوگوں کا خون چوسیں گے اور اس کے بعد اپنی پراپرٹیز بنائیں گے, کبھی دبئی میں اور کبھی انگلینڈ میں اور کبھی امریکہ اور کبھی کہاں, اور اس کے بعد کہیں گے یہ کشمیر کے بیٹے ہیں, اور مریم نواز کہیں گی کہ وہ کشمیر کی بیٹی ہے, اور کشمیر کے لوگ وہ تو سارے کے سارے انڈین ایجنٹ ہیں. ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ سب انڈین ایجنٹ ہے, اور انڈیا جو ہے ان کو فنڈ کر رہا ہے, انڈیا جو ہے ان کو سب کچھ دے رہا ہے, اور انڈیا کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم سے مل جاؤ. اور ایسے میں وہ ظاہر ہے پاکستان چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے کشمیر کے لوگ, کیونکہ یہاں پر ہم نے ان کو جو فیسلٹیز دے رکھی ہیں وہ تو دنیا کی کوئی کنٹری ان کو نہیں دے گی. ان کو جو آزادی ہے, مطلب ان کو پوری آزادی ہے کہ وہ روڈ پہ نکلے, پروٹیسٹ کریں, ڈنڈے کھائیں, گولیاں کھائیں اور مر جائیں. اس بات کی آزادی ان کو یقیناً کسی اور کنٹری میں نہیں ملے گی کہ وہ اپنے گھر سے جب چاہے باہر نکل کے پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, گولی بھی کھا سکتے ہیں, اور مرنے کی تو پوری آزادی ہے. تو اس طرح کی آزادی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ملی ہوئی ہے, تو بھلا وہ چھوڑ کر کسی اور جگہ کہاں جائیں گے؟ ان کو ایسی کسی کنٹری میں جانے کا شوق نہیں ہے جہاں ان کے اوپر فائرنگ نہ ہوتی ہو, جہاں پر ان کو کام ملے, جہاں پر وہ آرام سکون سے اپنی زندگی گزار سکے, جہاں کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہو, جہاں پر ان کو ایمبولینس اور کئی دوسری جو ہیلتھ سیکٹر میں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ان کو ملے, جہاں پہ کوئی باہر سے آ کے ان کی سیٹس پہ نہ بیٹھے. وہ جو 12 سیٹس کا ہنگامہ مچا ہوا ہے اس پہ گورنمنٹ کو کوئی شرمندگی نہیں. وہ کہتے ہیں جی 12 سے ہم ایسا کرتے ہیں 6 کر دیتے ہیں. بھائی 6 کیوں, ایک بھی کیوں ہو باہر سے, بالکل سب کے سب کشمیر کے ہی لوگ ہونے چاہیے. ویسے تو اس وقت یہ جو دونوں آپ کو فوٹو میں دکھائی دے رہے ہیں یہ دونوں کے دونوں کشمیری بنے ہوئے ہیں. بلاول بھی کہتے ہیں میں کشمیر کا بیٹا ہوں, اور مریم نواز کہتی ہے میں کشمیر کی بیٹی ہوں. ویسے یہ وہی مریم نواز ہیں جو ایک زمانے میں مارنگ بلوچ کے ساتھ جا کر جو ہے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے پروٹیسٹ میں بیٹھ گئی تھی, اور ان کو بڑا دکھ چڑھا تھا کہ جی بلوچستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے, بلوچستان میں بڑا غلط ہو رہا ہے. اور اب بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کی آواز تک نہیں نکلی. اسی طریقے سے کشمیر میں جس طرح سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے بالکل ان دونوں میں سے کسی کی آواز نہیں نکل رہی. ہاں یہ اس پہ لڑ رہے
کہ वोट इनको पड़े कि वोट उनको पड़े, सीट इनको मिलेगी कि सीट उनको मिलेगी, गवर्नमेंट इनकी बनेगी कि गवर्नमेंट उनकी बनेगी। और वो लोग जो वहां पे मारे जा रहे हैं और वो प्रोटेस्ट जो पूरे के पूरे आजाद कश्मीर में फैल चुका है, बल्कि अब तो बाहर आके इस्लामाबाद और कई दूसरी जगह पर भी लोग प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए, उस बारे में इन दोनों में से किसी ने चू भी नहीं किया। और इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितने बेहिस और सॉरी टू से बेगैरत किस्म के पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस को लाने वाले उनसे भी बड़े पहुंचे हुए लोग हैं। उससे आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की क्या हालत करके रखी है इन लोगों ने। और उसके बाद मैडम के खर्चे देख लीजिए, मैडम के जहाज देख लीजिए, बिलावल साहब के खर्चे देख लीजिए। यानी 2-3 साल पहले बिलावल साहब बलूचिस्तान गए थे, वहां पे फ्लड आया था और बच्चे खड़े थे, वो फोटो भी कहीं मेरे पास निकल आएगी, मेरे पास थी, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को उन्होंने अपने साथ खड़ा करके एक फोटो सेशन करवाया था। वो बच्चे जो थे उनके पाँव में चप्पल तक नहीं थी, और बिलावल साहब उस जमाने में जो है वो 3,500 या 4,500 डॉलर का जॉगर पहन के पहुंचे थे वहां पर। यानी अगर वो जॉगर के पैसे से वो सब बच्चों को कपड़े जूते ले देते तो शायद ज्यादा इज्जत होती। लेकिन खैर है, इनका ख्याल होगा कि शायद लोगों को पता नहीं लगेगा। अब असल में बात यह है कि इंटरनेट का जमाना है, तो लोग खटाखट न्यूज लगा लेते हैं और फटाफट पोस्ट भी कर देते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। जी हाँ, PMLN के ही मेंबर हैं और हनीफ अब्बासी साहब, उनका कहना है, ये बल्कि रेलवे के मिनिस्टर भी हैं, उनका कहना है कि मैं सदके जाऊं अपने फील्ड मार्शल के, मैं भी जाऊं, जिसने दुनिया में खड़े होकर कहा था कि अगर पाकिस्तान पर आंच आई तो आधी दुनिया नहीं रहेगी। मतलब आप खुल्लम खुल्ला दुनिया को धमकियां दे रहे हैं और ये उनके सदके उतार रहे हैं। ये वो तो हाल है पाकिस्तान का कि आप जो है वो दुनिया को धमकियां लगा रहे हैं, लेकिन आप ये सोचें कि पाकिस्तान पे आंच आएगी क्यों। पाकिस्तान में आंच जो आएगी अगर, तो वो किसकी वजह से आएगी, उसके बारे में तो कोई बात की नहीं। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब को क्योंकि अपनी मिनिस्ट्री पकड़ के रखनी है, तो वो हर गलत बात पे जो है वो वावा प्रोडक्शन बन जाते हैं। और ये बेचारे अकेले नहीं है, जैसे बहुत से लोग हैं, बल्कि सारे मिनिस्टर्स का यही हाल रहता है, या सारे इस वक्त जो PMLN के मेंबर हो, चाहे पीपल्स पार्टी के हो, चाहे कोई हो, अपने फायदे के लिए ये सबके सब जो है इस वक्त बूट पॉलिसी इमरान खान ने सिर्फ शहबाज शरीफ को कहा था, लेकिन ये सबके सब चेरी ब्लॉसम है। खिदमत के मैदान में नून लीग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कौन सी खिदमत अता तारड़ साहब, कौन सी खिदमत की है आपने, जरा वो खिदमत भी गिनवा दीजिए, क्या किया है आप लोगों ने। आप लोग जब से आए हैं आपने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही की है। पाकिस्तान का कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों की हालत खराब से खराब होती चली जा रही है, और आप ये कहानियां सुना रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो आपने इतनी खिदमत की है कि आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मतलब ये कि झूठ बोलने की भी सर कोई हद होती है, कोई तो आपकी कोई लिमिट होगी ना कि भाई इसके बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल है अता तारड़ साहब ने ऐसा कोई सोच नहीं रखी हुई, और वो कह रहे हैं कि भाई कुल कुला के खूब झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो उतना बोलो, और जब नहीं बोल सको तो पानी पी के दोबारा बोलो। साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि जी DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कई लोगों को ताने भी दिए कि जी आप पाकिस्तान के लिए कुछ करें, अपने हुकूक की बात कर सकते हैं, मगर ये कि पाकिस्तान के लिए जो है उन्होंने कौन सी खिदमत लोगों ने की और उस किस्म की कई बातें उन्होंने की थी। तो उसके बाद जी एक पोस्ट मेरे सामने आई जिसमें ये साहब जो है उन्होंने कहा कि जी और कैसे दिखानी है वफादारी, जो कि DGISPR साहब कह रहे हैं कि वफादारी दिखाइए पाकिस्तान को। ये कहते हैं जी मैं टैक्स देता हूँ, करप्ट निजाम भुगत रहा हूँ, आपके सियासी मुदाखलत यानी जो पॉलिटिक्स में आप इंटरफेयर करते हैं, यानी कि जो फौज इंटरफेयर करती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उस पे कहते हैं मैं खामोश रहता हूँ। प्राइवेट इलाज कराता हूँ, बिजली खुद सोलर सिस्टम से लेता हूँ, यानी सोलर पैनल लगा रखे, हिफाजत के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी है। और उसके बाद वोट चोरी हुआ, जाहिर है इन्होंने इमरान खान को वोट दिया होगा तो वोट चोरी हुआ, उस पर खामोश है। रियासत लोगों को मार रही है, फिर भी खामोश हूं। महंगाई डबल हो चुकी है, बेरोजगारी डबल हो चुकी है, और इसके बावजूद कहा यह जा रहा है पाकिस्तान के आम शहरी को कि अपनी वफादारी दिखाओ। और क्या वफादारी दिखाएं सर, क्या बार भौंक के भी दिखाना होगा हमें, मतलब और क्या करें, कौन सी वफादारी। मतलब आपने क्या पाकिस्तान की पब्लिक को क्या कुत्ता समझ रखा है कि वफादारी दिखाएं। और आप लोग वफादारी कब दिखाएंगे, आप तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेईमानियां दिखा रहे हैं, और जो तमाम पब्लिक देख रही है सारी दुनिया देख रही है। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वरना मुझे गुस्सा होता है, मैं 2-3 चीजें और बोलने वाली थी, यकीन करें फंस गई होती, तो बहुत जल्द फिर मिलेंगे।